हेलो स्टूडेंट, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाला के माध्यम से मैं रितंबरा शर्मा कक्षा 10th की गणित विषय की पहली और दूसरी प्रश्नावली के बाद में आज हम प्रश्नावली 3 जो हमारे सिलेबस में है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण के युग्म, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में जानकारी करेंगे। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप मेन आता है, कोई भी चीज हो, कोई भी समीकरण हो, उसका जो व्यापक रूप होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। जो हमने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी थी बहुपद, उसमें हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जो इस प्रकार था a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां एक ही चर की बात हो रही थी, चाहे वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो हमारा रेखिक समीकरण था वो हो जाए, चाहे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, चाहे वो त्रिघात समीकरण क्यों ना हो जाए। ये एक ही चर के बारे में बता रहे थे, पर अब जो है वो दो चर वाले रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण है मतलब चर की घात 1 रहेगी। ये द्विघात थी इसलिए चर की घात 2 थी, ये त्रिघाती है तो यह चर की घात 3 है, ये रेखिक समीकरण है तो चर की घात 1 है। तो दो चर वाले जहां पे अंग्रेजी के जो अक्षर थे वो दो आएंगे, चाहे एक्स वाई हो, चाहे पी क्यू हो, चाहे टी जेड हो, किसी भी फॉर्म में हो, दो चर होंगे। रेखिक समीकरण मतलब घात 1 लगेगी। रेखिक समीकरण यहां देखो चर की घात 1 है, यहां भी चर की घात 1 है और एक रहेगा अचर पद। तो इसका जो व्यापक रूप इस प्रकार बना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आगे है कि ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। देखो द्विघात समीकरण में ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये पद 0 होते ही ये पूरा पद 0 हो जाएगा। देखिए यहां त्रिघात समीकरण में भी ए का मान 0 नहीं होगा। ऐसे दो चर वाले रेखिक समीकरण में ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। 0 होते ही देखो ये फॉर्म बनती है, ए मल्टीप्लाई 0 प्लस बी मल्टीप्लाई 0 प्लस सी इक्वल टू 0। ए को 0 से गुणा करते ही ये पद 0 हो जाएगा और बी को 0 से ये पूरा पद ही हट गया यहां से, तो अचर पद बराबर अचर पद बच जाता है यहाँ पे। तो ये फिर दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप नहीं बन सकता। तो ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ए बी व सी वास्तविक संख्याएं होगी। वास्तविक संख्या हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह है वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसमें ए बी व सी वास्तविक संख्या है, इसके अंदर पूर्ण संख्याएं भी आ सकती है, इसके अंदर पूर्ण संख्याएं आ सकती है, इसके अंदर परिमेय संख्याएं मतलब बट्टा वाली जो संख्या है, भिन्न संख्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट वाली संख्या है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, सभी प्रकार की संख्या आ सकती है। तो ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं। ज्यामितीय दृष्टि से रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल, ज्यामितीय दृष्टि से मतलब ग्राफ के निरूपण करेंगे हम यहाँ पे, ज्यामितीय दृष्टि से रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल से यहाँ मतलब है एक्स और वाई का मान, चर का मान। ज्यामितीय दृष्टि से रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इस लाइन को समझेंगे ज्यामितीय दृष्टि से मतलब हम यहाँ पे रेखिक समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे। ज्यामितीय दृष्टि से रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल, रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल से यहाँ मतलब है चर के मान ज्ञात करेंगे। दो चरों वाले रेखिक समीकरण है मतलब एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान उसको निरूपित करने वाली रेखा वर्ड आया है मतलब रेखिक समीकरण है। तो हम दो चरों इस समीकरण का हम ग्राफ बनाएंगे जो किस रूप में आएगा, एक रेखा के रूप में आएगा। तो रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, समझेंगे इसको कि एक रेखा प्राप्त करेंगे। इसमें हम इस प्रकार एक रेखा बनेगी, कोई भी समीकरण लेंगे
उसकी रेखा प्राप्त होगी। तो इसमें जो भी मान होगा, जो भी पॉइंट होगा, वो इस समीकरण के हल के बारे में हमें बताएंगे। आगे चलते हैं कि अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण को निरूपित करने का प्रत्येक हल, देखोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल x और y प्रत्येक हल है वो इस मझले कोष्टक के बीच में आएगा, छोटे कोष्टक के बीच आएगा। इसमें पहला मान हमेशा x का होगा, दूसरा मान हमेशा y का होगा। जैसे कि कोई समीकरण का हल आया 3, 5, तो इसमें 3 यहां x का मान है और 5 यहां y का मान है। तो इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के बिंदु के संगत होता है। समझेंगे इसको कि 3x + 3y = 6। कोई समीकरण दे दिया x + 3y = 6, तो देखो x का गुणांक यहाँ 1 है, y का गुणांक यहाँ 3 है और अचर पद यहाँ 6 है। तो यदि इस समीकरण की तुलना हम हमारे व्यापक रूप से करें, व्यापक रूप क्या था? ax + by + c = 0, ये हमारा व्यापक रूप था। अब इस समीकरण को यदि व्यापक रूप में बनाना चाहें तो इस 6 का हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, 6 का ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये बन जाता है x + 3y प्लस के 6 को उधर भेज देते हैं, माइनस के 6 = 0। देखो तो यहाँ a की जगह क्या आ रहा है? 1, b की जगह क्या आ रहा है? 3 और c की जगह क्या आ रहा है? -6। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस समीकरण में x का गुणांक क्या है? तो 1 है। y का गुणांक क्या है? तो 3 है। और अचर पद क्या है? तो -6 है। समीकरण है अपने x + 3y = 6। इस समीकरण को हम हल करके देखते हैं कि जहां यदि इस समीकरण एक को हम इस प्रकार लिखते हैं x = 6 प्लस के 3y का ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस के 3y। अब जैसे जैसे हम y के मान रखते जाएंगे हमें x का कोई ना कोई एक मान प्राप्त होता जाएगा। कि जैसे कि यदि मैंने रख दिया, इसी समीकरण की बात कर रही हूं मैं, समीकरण 1 कि y = 0 रख देते हैं, y की जगह हमने 0 रख दिया, तो देखो ये बनेगा x = 6 - 3 × 0। 3 को 0 से गुणा करते ये पूरा पर 0 बन जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 6। तो इसे यदि इस रूप में, हल के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ? 6। तो ये इस रेखिक समीकरण का एक हल हो गया। अब रेखिक समीकरण का ग्राफ बनता है रेखा के रूप में, तो एक से ज्यादा हल हो सकते हैं। एक से ज्यादा हल कि जैसे जैसे y का मान हम बदलते जाएंगे x का मान भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। यदि मैं यहाँ y का मान -3 रख दूं, y का मान यदि -3 रख दे तो ये कैसे होगा? x = 6 - 3 गुणा ये लो -3, तो 6 -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 9 और 6 और 9 कितने हो गए? 15। तो यहां x का मान कितना आ गया? 15। तो इसे इस फॉर्म में बनाना चाहें तो x का मान 15 है। कब? जब y का मान हमने क्या रखा? -3। ये भी इस हमारे पहले समीकरण का हल है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो, 2x - 3y = 12। एक x का गुणांक कितना है यहाँ पे? प्लस का 2। y का गुणांक कितना है यहाँ पे? माइनस का 3। और अचर पद कितना है यहाँ पे? तो प्लस का 12 का ट्रांसफर करेंगे तो इस फॉर्म में माइनस के 12 आ जाएगा और अचर पद माइनस का 12 बन जाएगा। अब इसे हल करना चाहें तो देखो 2x = -3y का ट्रांसफर कर देंगे तो 12 प्लस के 3y। x का मान क्या हो जाएगा? 12 + 3y / 2। अब जैसे जैसे y के मान रखते जाएंगे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो y का मान हम यहाँ पे 0 रख देते, समीकरण 2 की बात कर रही हूं मैं।
तो समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या फॉर्म बनेगा, देखो x बराबर 12 प्लस 3 गुणा 0/2, x बराबर 3 को 0 से गुणा किया 0, तो ये बनेगा 12/2, तो x का मान कितना आ गया 6। तो इसका मान x का मान 6 कब आया, जब हमने y का मान क्या रखा 0। इस प्रकार हम हमारे रैखिक समीकरण को हल करेंगे। आगे देखते हैं कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, युग्म मतलब जोड़ा, दो समीकरणों का जोड़ा यहाँ पे हम आगे हल करेंगे। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो हमारे जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब जिसमें पहली रैखिक समीकरण आ गई तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण आ गई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो ये ऐसे बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 मतलब पहली रैखिक समीकरण में x का गुणांक, b1 मतलब पहली रैखिक समीकरण में y का गुणांक और c1 मतलब पहली रैखिक समीकरण का अचर पद। ऐसे ही a2x दूसरी समीकरण में x का गुणांक, b2y दूसरी समीकरण में y का गुणांक, c2 मतलब दूसरी समीकरण का अचर पद। जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं, ये सारे रियल नंबर है। एक ही तल में यदि दो रेखाएं दी हो तो निम्न में से एक ही संभावना हो सकती है। जब रैखिक समीकरणों के युग्म का हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो हमें दो रेखाएं मिलेगी। एक रेखा मिलेगी हमें पहले रैखिक समीकरण से, जिसका व्यापक रूप क्या लिखा था अभी हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक रेखा मिलेगी हमें इस रैखिक समीकरण से, मतलब हमारे पहले रैखिक समीकरण से। दूसरे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक रेखा मिलेगी हमें हमारे दूसरे रैखिक समीकरण से। तो जब उन दो रेखाओं को हम हमारे ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ में उन रेखाओं का निरूपण करेंगे, तो हमें यहाँ पे कोई न कोई संभावना मिलेगी। तीन प्रकार की संभावनाएं बताई गई है। पहली संभावना कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कि दोनों रेखाएं कहीं न कहीं किसी न किसी एक बिंदु पर जरूर प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कि पहली रैखिक समीकरण हमने ये ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी रैखिक समीकरण ये ले लिया हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की, इन्हें हमने खींचा तो ये जाके यहां एक पॉइंट पर कटी है, वो बिंदु P जिसका निर्देशांक xy, एक ने x, दोनों समीकरणों के लिए ये x और y का मान क्या होगा, समान होगा। दोनों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। दूसरी संभावना देखो, दूसरी संभावना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी अर्थात समांतर होगी। दोनों रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये ले लिया हमने a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0, c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये आ गया दूसरा रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार कि दोनों कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेगी तो वो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। मतलब कोई भी एक बिंदु दोनों रेखाओं का समान नहीं होगा। समान यदि हो जाता है तो हमारी पहली जो शर्त थी कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर नहीं होता, समान नहीं आता, तो ये हमारी दूसरी शर्त लागू हो जाती है उसके अंदर। तीसरी देखो कि दोनों रेखाएं समपाती होगी। दोनों रेखाओं के जो सारे बिंदु होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। पहली रैखिक समीकरण भी यही बिंदु है और दूसरी रैखिक समीकरण का भी यही बिंदु है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार
दोनों रेखाओं के जो हल होंगे वो समान होंगे। आगे देखते हैं कि रेखिक समीकरण युग्मों में चरों के गुणांकों के अनुपात के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि रेखाएं किस प्रकार प्राप्त होगी। अब रेखिक समीकरण के गुणांकों के अनुपातों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि बिना ग्राफ बनाए, जो अभी हमने पहले बताया था तो वो हमने ये कहा था कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पे जो प्रतिच्छेद करेगी तो पहली शर्त होगी, समांतर है तो दूसरी शर्त है, और संपाती है तो तीसरी शर्त है। लेकिन एक ये भी है कि केवल उनके गुणांकों के आधार पर, गुणांकों के अनुपातों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा और उसमें हल किस प्रकार होंगे। तो हम हमारे जो दोनों रेखिक समीकरण है उनके अनुपातों की तुलना करते हैं। एक बार मैं यहां फिर से रेखिक समीकरणों का रूप लिख देती हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 b1 c1 पहले रेखिक समीकरण के गुणांक है, a2 b2 c2 दूसरे रेखिक समीकरण के गुणांक है। तो यहां देखो जो पहली शर्त, ये तो है गुणांकों के अनुपात, ये है उसका ग्राफ ही निरूपण, मतलब ग्राफ में रेखाएं कैसी बनेगी, और ये कॉलम है बीज गणित निरूपण, मतलब उनका हल कैसे होगा। पहली शर्त है कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 का अनुपात समान ना हो। a1 बट्टा a2 मतलब पहली और दूसरी रेखिक समीकरण के x के गुणांक, b1 और b2 से हमारा तात्पर्य है पहली और दूसरे रेखिक समीकरण के y का गुणांक। तो a1 बट्टा a2 मतलब पहली दोनों रेखाओं के x के गुणांकों का अनुपात और दोनों रेखाओं के y के गुणांकों का अनुपात यदि बराबर नहीं आ रहा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और रेखाएं जो अभी हमने शर्त बताया था कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वह किसी न किसी बिंदु पर काटती हुई दिखाई देती है। काटती दिखाई देती है मतलब समीकरण का ये जो जिस बिंदु पर काट रही है वो उस समीकरण का हल होगा, तो इसका केवल एक ही हल होगा। यदि काट रही है तो एक हल जरूर होगा, तो समीकरण का केवल एक हल होगा। उदाहरण के तौर पे देखो, इसको समझते हैं हम यहाँ पे। पहली रेखिक समीकरण देखो x माइनस 2y बराबर 0। तो यहां देखो a1 का मान कितना है। a1 मतलब यहां देखो a1 मतलब पहली रेखिक समीकरण में x का गुणांक, तो पहली रेखिक समीकरण में x का गुणांक आपको कोई नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर नहीं तो कोई भी नहीं होता, तो वहां पे कितना होता है, 1 होता है। तो a1 का मतलब 1। a2 सॉरी पहले केवल पहली रेखिक समीकरण की बात कर लेते हैं। b1 b1 देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, y का गुणांक नजर आ रहा है। तो यहाँ देखो y का गुणांक क्या है, यहाँ पे जब भी मैंने आपको दूसरी प्रश्नावली जब की थी मैंने बताया था जब भी आपको गुणांकों की बात की जाए तो चिन्ह सहित आपको आंसर देना है। तो y का गुणांक कितना है यहाँ पे -2, तो b1 का मान कितना है -2। अब दूसरे रेखिक समीकरण की बात कर लेते हैं। a2 बराबर a2 मतलब दूसरे रेखिक समीकरण में x का गुणांक, दूसरा रेखिक समीकरण x का गुणांक 3 है। b2 की बात करते हैं। b2 मतलब दूसरे रेखिक समीकरण में y का गुणांक, दूसरे रेखिक समीकरण में y का गुणांक 4 है। अब इनके अनुपातों की तुलना करते हैं हम। यहां देखो a1 बट्टा a2, तो a1 का मान कितना है 1 बट्टा a2 का मान कितना है 3, तो a1 बट्टा a2 का मान आया 1 बट्टा 3। अब b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है 4, ये कट जाता है तो आता है -1 बट्टा 2। तो ये तो हल है 1 बट्टा 3, ये हल है -1 बट्टा 2, जो कि आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। ग्राफ कुछ इस प्रकार नजर आएगा। प्रतिच्छेदी है तो वो एक न एक बिंदु पर काटेगी और जिस बिंदु पर काटेगी वो इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। और इस हल को हम ये भी कह सकते हैं अद्वितीय हल। वापस से गुणांक चरों के गुणांकों के अनुपात के आधार पर भी हम यह बता सकते हैं कि रेखाएं किस प्रकार होगी और उसका हल कैसा होगा।
यदि उनके अनुपात पहला और दूसरा x और y के गुणांकों का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कुछ इस प्रकार ग्राफ नजर आएगा और उसका कोई एक ही हल होगा। जिस बिंदु पर वह प्रतिच्छेद कर रही है वो ही बिंदु उस रेखिक समीकरण के युग्मों का हल होगा। अगला देखो, अगली शर्त है यदि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों बराबर हो। यदि तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी और अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो देखते हैं, इन पे शर्त लगा के देखते हैं अपनी। उदाहरण मैंने सामने लिख रखा है। a1 मतलब पहली रेखिक समीकरण में x का गुणांक, b1 मतलब दूसरी रेखिक पहली रेखिक समीकरण में y का गुणांक, और c1 मतलब पहली रेखिक समीकरण का अचर पद जो कि कितना है? -9। a2 मतलब दूसरी रेखिक समीकरण में x का गुणांक 4, b2 मतलब दूसरे रेखिक समीकरण में y का गुणांक 6, और c2 मतलब दूसरे रेखिक समीकरण में अचर पद जो कि कितना है? -18। चलो इनका अनुपात निकाल लेते। a1 बट्टा a2 निकालते हैं पहले तो। 2/4 कट के मान कितना आ गया? 1/2। अब b1 बट्टा b2 निकाल लेते हैं। b1 का मान कितना है? 3, b2 का मान कितना है? 6, ये भी कट के आ गया 1/2। इसी तरह c1 बट्टा c2 का मान निकाल लेते हैं। -9 बट्टा -18, देखो माइनस से माइनस कटेगा, 9 से 18 कट के आ गया 1/2। तो तीनों मान है 1/2, 1/2, 1/2। मतलब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। तीनों के मान बराबर, तो रेखाएं कैसी है? संपाती। मतलब ये पहली रेखा है AB, ये AB है पहली समीकरण की रेखा। इसी के ऊपर बनेगी CD कुछ ऐसे ही, दूसरे समीकरण की रेखा। अब AB और CD आपके मानों के आधार पर एडजस्ट हो जाएगी। तो लगभग इस प्रकार का ग्राफ होगा। तो सारे ही मान होंगे वो इन्हीं रेखाओं के ऊपर होंगे। ये सारे पॉइंट जो भी हमने बताए, ये सारे पॉइंट इसी समीकरण के हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। कब? जब तीनों के अनुपात क्या हो? समान हो। अगला देखो, जो इसका अंतिम है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बट नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तब रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। समांतर होगी मतलब वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेगी। नहीं काटेगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रही है तो उसका कोई हल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे इसको समझेंगे कि यहां देखो a1 का मान कितना है? 1, b1 मतलब पहली रेखिक समीकरण में y का गुणांक 2, c1 मतलब पहले रेखिक समीकरण का अचर पद -4, a2 मतलब दूसरे रेखिक समीकरण में x का गुणांक 2, b2 दूसरी रेखिक समीकरण में y का गुणांक 4, और c2 दूसरे रेखिक समीकरण का अचर पद -12। तो अब a1 बट्टा a2 निकालते हैं। a1 का मान 1, a2 का मान 2, 1/2। b1 बट्टा b2 निकाल देते हैं। 2/4 कट गया 1/2, और c1 बट्टा c2 निकाल देते हैं। -4 बट्टे माइनस के 12, देखो माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 12 कटेगा 1/3 बार। तो यहाँ पे देखो a1 बट्टा a2 तो बराबर है b1 बट्टा b2 पर बराबर नहीं है c1 बट्टा, क्योंकि इन दो का मान तो 1/2 1/2, इसका मान है 1/3, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर। कुछ इस प्रकार ग्राफ नजर आएगा। एक दूसरे पे कहीं भी ये प्रतिच्छेद करती हुई नहीं दिखाई देगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। एक पेज में इन सबको देख लेते हैं। सारणी बनाते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। गुणांकों के अनुपात
ग्राफीय निरूपण और ज्यामिति बीजगणितीय हल। बीजगणितीय हल अनुपात हमने कैसे बनाए थे? A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। जब इनका मान बराबर नहीं है तो ग्राफ या निरूपण कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब कुछ इस प्रकार आपको ग्राफ मिलेगा ऐसा। तो बीजगणित में हल में क्या हो जाएगा? कोई एक हल। दूसरी थी कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। यदि तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं क्या होगी? समपाती। समपाती रेखाएं होगी। समपाती रेखाओं में आपको देखो ग्राफ कुछ ऐसे नजर आएगा, इस प्रकार एक ही लाइन पर दूसरी वाली लाइन आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा? अनंत हल होंगे। जो मान आएगा एक्स और वाई का जो समूह बनेगा वो सब उन रेखाओं के हल होंगे। तीसरी शर्त आती है कि A1 बट्टा A2 तो बराबर है B1 बट्टा B2 के, पर C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या होगी? समांतर। रेखाएं समांतर होगी तो लगभग इस प्रकार का आप लोगों को ग्राफ नजर आएगा और इसमें कोई हल नहीं होगा। कोई हल कोई हल नहीं होगा। आगे जब हम करेंगे वो प्रश्नावली 3.1 इन्हीं ग्राफीय निरूपण से संबंधित प्रश्न होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।